अन्य सब घर वालों का इतना प्यार और अपनापन देख काफ़ी खुश थी। उसे फील ही नहीं हो रहा था कि वो किसी और के घर से हैं। अब तो आकाश जी ने भी उसे अपना लिया और अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगे थे। आकाश जी अब अन्या को कौशल्या से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताते, अपने पुराने पल से रूबरू करते, उससे वो हर जगह और हर चीज़ दिखाते जहाँ उनकी कौशल्या की यादें बसी हैं। अन्या कभी समझ ही नहीं पाई जो आकाश जी रेहान से इतनी नफरत करते हैं और उससे बात तक नहीं करते। उसके मन में कहीं सवाल थे, लेकिन वो ये सवाल का जवाब आकाश जी से नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उससे डर था कि अभी अभी वो जो नाजुक रिश्ता बना है कहीं सवाल से टूट जाए। लेकिन अपने दिल की उलझन कहाँ करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। अन्या अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इन बीते वक्त में रुद्र का बिहेवियर अन्या के लिए और नॉर्मल था। अब भी वो ज़्यादातर क्लेम ही रहता था। अन्या तो बस उसे अब छुप छुप कर बस अडोर करती। वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी। शायद वो इन बीते दिनों में अपना और रुद्र का रिश्ता ही भूल गई थी, जो एक मजबूरी में बंधा हुआ था। एक सुबह अन्या रुद्र के लिए कॉफ़ी कमरे में ले जा रही थी। उसकी नज़र सामने से आते आकाश जी और रेहान पर जाती है। वो पल वहीं रुक जाती हैं। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने से अनजान बनकर गुजर जाते हैं, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है उन दोनों के बीच। लेकिन जाते जाते रेहान जरूर एक बार पलटकर आकाश जी को देखता है। ये बात अन्या को अब अंदर से खल रही थी। वो वहाँ से कॉफ़ी को लेकर कमरे में आ जाती है। रुद्र कुछ कामों में लगा था। रुद्र बिना देखे अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन अन्या इस बात से बेखबर कॉफ़ी टेबल पर रख देती है। ये देख रुद्र अपनी आंखें उठाकर अन्या का खोया हुआ चेहरा देखता है। वो उसे इतना खोया हुआ परेशान देख अपना लैपटॉप बंद कर उठते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? अन्या रुद्र की आवाज़ सुन उसकी तरफ मुड़ती हुई कहती है, नहीं कुछ नहीं। इतना बोल अन्या जाने को हुई कि रुद्र ने पीछे से उसका हाथ थामा, उसे रोकता है। अन्या के शब्द उसके चेहरे से मैच नहीं कर रहे थे। ये देख रुद्र अपने भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, आर यू श्योर? अन्या दोबारा उसे देख सोचती है, क्या मैं इनसे ही डेलिकेटली पूछूं, आखिर क्या बात है रेहान और डैड के बीच? नहीं अन्या, ऐसा मत कर, अभी तो ठीक मूड में है, बाद में पता नहीं तेरे सवाल पूछने पर क्या करेंगे। इससे अच्छा है दूर रहे इनसे। रुद्र फिर कुछ कहता है, उससे पहले ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिससे देख रुद्र अन्या का हाथ छोड़ वहाँ से कुछ साइड होता है और उस मैसेज को पढ़ उसके फेस पर एक डेविल एक्सप्रेशन आ जाते हैं। फिर वो जल्दी से रियलाइज कर जल्दी से अपना फ़ोन पॉकेट में रख वापस से सोफे पर बैठ लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, सुनो, कल सुबह हमें निकलना है 2 दिनों के लिए, तो उस हिसाब से तुम अपनी पैकिंग कर लेना। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्य ज़्यादा ध्यान न देते हुए कहती हैं, ठीक है, मैं आपकी पैकिंग कर दूंगी। इतना बोल अन्य जैसे जाने को हुई कि रुद्र अपने वैसे ही बैठे बैठे उसका हाथ पकड़ अपनी गोद में बिठा दिया। ये देख अन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रुद्र को देखने लगी। रुद्र अपने एक हाथ से अन्या की कमर को कसते हुए दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे के पास आए बालों को पीछे संवारते हुए काफ़ी दिलकश आवाज़ में कहता है, लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं है। मैंने कहा हम दोनों जा रहे हैं, तो मेरे अकेले की पैकिंग नहीं, हम दोनों की पैकिंग करनी है तुम्हें। रुद्र के ऐसे कहने से अन्या शॉक हो गई थी। वो अपनी नजरें झुकाए बैठी थी, लेकिन जब उसने रुद्र की बातें सुनी तो वो हैरानी से पूछती हैं, हम दोनों, लेकिन कहाँ और क्यों? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें वहाँ जाकर ही मिलेगा। इतना कहकर रुद्र अन्या को ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे में ही खो ही रहे थे। रुद्र धीरे से आगे बढ़ अपना नोज धीरे से अन्या के गालों को छूता, जिस एहसास से अन्या की आंखें बंद हो जाती हैं। रुद्र अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों को प्यार से सहलाता है। दोनों को ये नया एहसास काफ़ी मदहोश कर रहा था, लेकिन तभी उनके कमरे का दरवाज़ा झट से खुलता है और रेहान धड़कते हुए अंदर आते हुए कहता है, यार भाई मुझे। वो इतना ही बोलते हुए वो रुक जाता है, क्योंकि उसकी नज़र रुद्र से मिलती है जो उसे घूर रहा था और अन्या ठीक उसके बगल में अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। अन्या ने जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी,
तो उसने जल्दी से रुद्र के कंधे को धक्का देकर खड़ी हो गई। रुद्र भी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसीलिए उसकी पकड़ अन्या पर ढीली पड़ गई। अन्या के चेहरे पर कुछ शर्म, लेकिन रुद्र के चेहरे पर रेहान के लिए गुस्सा था। रुद्र और अन्या को एक नज़र देख रेहान अटकते हुए कहता है, आई थिंक मैं गलत वक्त पर आ गया। मैं चाहता हूँ भाई। इतना बोल वो जैसे ही मुड़ता है कि एक नौकर आकर अन्या से कहता है, मैम आपको दादाजी ने बुला रहे हैं। अन्या को ये अच्छा मौका मिलता है, इसीलिए वो झट से वहाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। रेहान भी माहौल में ठंडी हवा महसूस कर जल्द से कहता है, मुझे भी चलना चाहिए। इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुआ कि पीछे से रुद्र की कड़क आवाज़ आती है, रेहान वहीं रुक जाओ। रेहान समझ जाता है आज उसकी शामत है, इसीलिए वो जल्दी से पीछे मुड़कर अपना बत्तीसी दिखाते हुए कहता है, हाँ भाई आपने मुझे बुलाया। रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर लैपटॉप को बंद कर कोट उठाते हुए उसके पास आकर कहता है, कल से 2 दिन तक ऑफिस तुम्हें संभालना है और इस बार ध्यान रखना कोई गलती और न ही कोई बहाना। ये सुन तो रेहान शौक हो गया। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, भाई ऑफिस में मैं कैसे, मैं तो। वो इतना ही बोलता है कि रुद्र उससे घूरते हुए कहता है, कॉलेज 1 हफ्ते के लिए बंद है, इसीलिए बहाना बनाने की कोशिश मत करना। वक्त पर कल से ऑफिस पहुंच जाना। इतना बोल रुद्र वहां से निकल जाता है। वहीं रेहान अपना सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है। आज तक रुद्र ने उससे काफ़ी बार ऑफिस जाने को कहा, लेकिन आज तक उस ऐसे धमकी भरे लहजे में नहीं कहा। अब रेहान को यहाँ आने के लिए पछतावा हो रहा था। आखिर वो आया ही क्यों? उसका तो अब रोने का मन कर रहा था। आखिर उसने खुद को ही आ बेल मुझे मार वाली कहावत को सच कर दिया। वहीं अन्या दिग्विजय जी के कमरे में उन्हें मेडिसिन देते हुए कहती हैं, क्या हुआ दादाजी, आप आज क्लब नहीं जा रहे हैं? आपको तो वहाँ जाना अच्छा लगता है ना? दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए अन्या को अपने पास बैठते हुए कहते हैं, मैं वहाँ इसीलिए नहीं जाता था कि मुझे सबसे मिलना काफ़ी पसंद था, बल्कि इसीलिए जाता था कि वहाँ एक तरह का सुकून था जो इस घर में नहीं मिलता था। लेकिन तुम्हारे आने से वो कमी भी पूरी हो गई। अब तो मुझे लगता है कि मुझे उस क्लब से रिट्रीट हो जाना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम मेरा वो आधा अधूरा सपना भी पूरा कर दोगी। इतना बोल दिग्विजय जी हंसने लगते हैं। अन्या भी उनकी खुशी में खुश थी, लेकिन उनके लास्ट वाले शब्द का मतलब जानने के लिए सवालिया नज़रों से उन्हें देखते हुए पूछती हैं, कौन सी आधी अधूरी सपना दादाजी? दिग्विजय जी खुशी से चहकते हुए कहते हैं, अरे वही जो मैंने तुम्हें इस घर में तुम्हारे पहले दिन जाहिर किया था, मेरे परपोते की ख्वाहिश जो अब मुझे जल्दी ही चाहिए। अन्या दिग्विजय जी की बात सुन आश्चर्य से उनको देखती हैं, फिर खुद में शर्म से नज़रें झुका लेती हैं। उसे अपनी और रुद्र की नज़दीकियाँ याद आती हैं जो उसके दिल में भी ख्वाहिश जगाने लगती हैं। वो दादाजी को कुछ इस बारे में कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप वहाँ से चली गई। दिग्विजय जी भी मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों से रुद्र का बिहेवियर देख उन्हें भी इस बात की उम्मीद थी कि वो जल्दी ही इस ख्वाहिश का दीदार करा देंगे। अब अपने ख्वाहिशों की दुनिया में थे, लेकिन वहीं रुद्र किसी अलग ही प्लानिंग में था। वो अन्या को लेकर कहीं जा रहा था। कहाँ, इस बात का आइडिया अन्या को बिल्कुल भी नहीं था। इससे कुछ सोचा था। अब ये अन्या के हक में था या अगेंस्ट, ये तो वक्त ही भी बताएगा। अन्या रुद्र के साथ बाहर जाने के लिए काफ़ी खुश थी। जब ये बात रेहान और तविश को पता चला तो उन दोनों ने अन्या को ये बोलकर चिढ़ाया कि रुद्र उसे हनीमून के लिए बाहर ले जा रहा है। अन्या भी ये सुन कुछ शर्मा गई। उसे भी रुद्र के कुछ दिनों का बिहेवियर से कुछ अलग ही फीलिंग खुद के अंदर महसूस होने लगी थी। वो काफ़ी खुशी खुशी पैकिंग करती हैं। अन्या रात को रुद्र का इंतज़ार करती है, लेकिन वो रात को घर नहीं आता है। एक मैसेज आता है कि सुबह 5 बजे जियान उसे एयरपोर्ट ले जाएगा। ये मैसेज पढ़कर वो थोड़ी मायूस हो गई। अब उससे डर भी लगने लगा कि कहीं रुद्र। सुबह का समय जियान के साथ अन्या एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। रुद्र अब तक नहीं आया था, न ही उसकी कुछ खबर थी। अन्या की नज़र सिर्फ उससे ही पूरे रास्ते तलाश रही थी। उसका दिल रुद्र को न देखकर काफ़ी घबरा रहा था। वो काफ़ी बार जियान से पूछ चुकी थी रुद्र के बारे में, लेकिन जियान उससे हर बार टाल देता। अन्या का ध्यान तो बस रुद्र में ही था, इसीलिए उसने फ़्लाइट पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर वो कहाँ की फ़्लाइट है और वो कहाँ जा रहे हैं? जब उसने फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ
तो जियान अन्या के पास आता है और काफ़ी रिस्पेक्टली कहता है, मैम फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, चलना चाहिए। जियान के ये कहने पर अन्या घबराई आंखों से उसे देख पूछती है, लेकिन ये अभी तक आए नहीं, क्या हम उनके बिना जा रहे हैं? अन्या के सवाल पूछने पर जियान अपनी घड़ी को देख कहता है, नहीं मैम, सर हमारे साथ ही चलेंगे, लेकिन उन्हें आने में कुछ वक्त है, इसीलिए आप और मैं अभी बोर्डिंग कर लेते हैं, सर आते ही होंगे। अन्या ना में सिर हिलाते हुए कहती हैं, नहीं, हम सब साथ ही चलेंगे, तब तक वेट करते हैं। जियान कुछ रिक्वेस्ट टोन में कहता है, नहीं मैम, सर के ऑर्डर हैं, हमें चलना होगा, आप चिंता नहीं करें, सर आते ही होंगे। जियान की बात सुन अन्या हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ चलने लगती हैं, लेकिन बार बार अपनी नज़रें पीछे मोड़ सिर्फ रुद्र का रास्ता देख रही थी। जियान अन्या को वीआईपी सीट की तरफ ले जाता है और उसे वहां बैठाकर बाहर चला जाता है। अन्या तो अब और घबरा रही थी। अब आखिर बार उसने ऐसे उड़ान भरी थी, तक कुछ अनजान ही सही, लेकिन ऐसे लोग थे जिनसे उनका रिश्ता बन चुका था। लेकिन इस वक्त तो वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। वो बाहर रास्ते को ताक रही थी, आखिर रुद्र कब आएगा। अन्या अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती हैं तो उस वीआईपी एरिया में बिल्कुल अकेली थी। सारे सीट्स बिल्कुल खाली थे। रुद्र ने ही सारे स्टेट बुक कर दी थी, जिस बात की अभी अन्या को खबर नहीं थी। अन्या का दिल अब काफ़ी घबरा गया। वो जैसे उड़ती हैं एयर होस्टेस अन्या को सीट बेल्ट लगाने को कहती हैं। जी सकी वजह से अब अन्या कहीं नहीं जा सकती थी। अन्या को काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था रुद्र उसे ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ दिया है। ये सब सोच सोचकर अन्या की आंखों में आंसू आने लगे। फ़्लाइट अब टेक ऑफ होने वाली थी और उसी के साथ अन्या की उम्मीद और हिम्मत भी टूट रही थी। एक बार फिर रुद्र ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन तभी कोई अन्या के बगल वाले सीट पर आकर बैठता है और अपनी सीट बेल्ट लगाता है। अन्या को जैसे ही एहसास होता है कि कोई उसके बगल में है, वो झट से अपनी भीगी पलकें उठाकर अपने बगल में देखती है, तो वो और कोई नहीं रुद्र था। ये देख अन्या जल्दी से आगे बढ़ उसके गले लग जाती हैं। अन्या के ऐसे सडन हक करने पर रुद्र तो हैरान रह जाता है। उसे एक झटका सा लगता है। उसके हाथ भी कुछ पल सोचने के बाद वो भी अन्या से लिपट जाते हैं। रुद्र अन्या के ऐसे करीब होने का एहसास फील कर काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है और अन्या और रुद्र एक दूसरे की बाहों में सुकून से लिपटे थे। लेकिन तभी रुद्र को अन्या की सिसकियों की आवाज़ आती है, जिसे सुन वो काफ़ी घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो जैसे ही अन्या को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, अन्या और कसकर उसे लिपटकर रोते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे आप? कितनी देर लगा दी? मुझे लगा आपने फिर मुझे छोड़ दिया अकेला। अगर आना ही था तो साथ में आते, मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ा? पता है मैं कितना डर गई थी। आपको मेरे कोई कदर ही नहीं है, मेरी फीलिंग्स की। सच कहते हैं सब आप बिल्कुल पत्थर हैं। ऐसे कोई अपनी वाइफ को अकेला छोड़ देता है? आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं अब आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। अन्या की शिकायत सुन रुद्र को जरा भी बुरा या गुस्सा नहीं आया, बल्कि उससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था ऐसी बच्चों वाली शिकायत उससे इतनी खुशी देगी। वो बिना कुछ कहे बस अन्या को अपनी बाहों में लिपटा रखा। उसके भावहीन चेहरे पर आज छोटी सी सही लेकिन मुस्कान थी। उससे आज काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ देर यूं ही रहने पर अन्या को एहसास होता है कि वो कब से रुद्र से ऐसे ही लिपटी है और बच्चों जैसी शिकायत कर रही थी। ये सब सोचकर अन्या को अब खुद पर ही शर्म आने लगी, पर वो जैसे ही अलग होनी चाहिए, रुद्र ने झटके से उसका सीट बेल्ट खोल अपनी गोद में खींच लिया। अन्या तो आवक सा उसे देखती रही। रुद्र प्यार से उसकी आंखों में बचे आंसू पोंछ कर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ देर में इतना डर जाओगी। अगर पता होता तो कभी अकेला नहीं छोड़ता। अन्या रुद्र का सवाल सुन कुछ नहीं कहती और उसकी गोद से उठने को होती है कि रुद्र अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, अब हिलना मत, अगर हिली तो मैं वापस से चला जाऊंगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या वापस से डर जाती है। नहीं, और कसकर उसकी शर्ट पकड़ अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेचारी अन्या इतनी डर गई थी
कि उसने रुद्र की ये बचकानी बातें भी सच लग रही थी। उसने तो ये भी ध्यान नहीं दिया कि आसमान में उड़ते फ्लाइट में रुद्र उसे छोड़कर कहाँ जा सकता है। रुद्र तो अन्या की ही इस हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। उसने भी कसकर उससे अपनी बाहों में जमकर लिया था। अन्या तो पल भर में ही सो गई, क्योंकि कल रात से वो सो नहीं पाई थी। एक पल भी उसने चैन नहीं मिला था, लेकिन अब वो रुद्र के सीने से लग काफ़ी सुकून की नींद सो चुकी थी। रुद्र को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे ही पलों को सुकून से जीने के लिए तो रुद्र ने पूरा वीआईपी केबिन बुक कर रखा था। अब कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। रुद्र अपना सिर नीचे कर अन्या के सोए हुए मासूम चेहरे को देखने लगा। आखिर क्या कशिश थी अन्या में, जो उससे देखने भर में से रुद्र सारी परेशानी सुकून के समान में बदल जाता है। वो कभी तक कुछ समझ तो नहीं पाया कि सिवाय इतना ही वो उस सुकून को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहता था, और उससे चाहने से पहले कुछ ऐसे काम भी करने हैं जिसके लिए वो अन्या को अपने साथ ले जा रहा है। रुद्र काफ़ी देर अन्या को यूं ही देखता रहा। कुछ घंटे के बाद एक एयर होस्टेस आती है और धीरे से रुद्र को फ्लाइट लैंड होने का इशारा करती है। रुद्र अन्या को उठने का मन नहीं होता, इसीलिए वो उससे वैसे ही अपनी बाहों में रहता है। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और अन्या इस बात से बेखबर आराम से सो रही थी। रुद्र भी बिना आवाज़ किए अन्या को अपनी बाहों में लेता है और वीआईपी एरिया से होते हुए अन्या को लेकर कार में बैठ जाता है। कार कुछ ही पलों में एक बड़े से 7 स्टार होटल के आगे रुकती है। अन्या अब भी सोच रही थी। रुद्र उससे वैसे ही बाहों में लिए होटल के टॉप फ्लोर पर एक वीआईपी सूट में ले जाता है और काफ़ी आराम से उसके बेड पर सुला देता है। वो जैसे ही अलग होने वाला था कि उनकी नज़र अन्या के हाथ पर पड़ती है, जो अब तक रुद्र के शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। ये रुद्र के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान छा जाती है, जो रियली किसी से आज तक नहीं देखा। वो एक बार अन्या के माथे पर अपना हाथ फेरते हुए माथे को चूमकर कहता है, वैसे तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं है वाईपी, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन वादा, तुम्हारी आँख खुलने से पहले तुम्हारे पास होऊंगा। इतना कहकर रुद्र एक बार फिर अन्या के माथे को छूकर उसे आराम से ब्लैंकेट ओढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र जियान को कुछ इशारा करता है। जियान हाँ में सिर हिलाते हुए रुद्र को एक कमरे की ओर इशारा करता है। रुद्र भी हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से उस कमरे में जाता है। करीब 2 घंटे बाद अन्या की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें सुकून से मसलते हुए एक सुकून भरी मुस्कान बिखेरते हुए आंखें खोलती है, पर जैसे ही उसकी नज़र ऊपर सीलिंग पर जाती है वो हकलाते हुए उठ जाती है। वो अपने आसपास एक बार नज़र घुमाती है। ये जगह अन्या के लिए काफ़ी न्यू सा था। दिखने में एक काफ़ी खूबसूरत कमरा था, लेकिन अन्या के लिए अनजान था। अन्या खुद को बड़े से बेड पर देख काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उससे जब तक याद था वो तो रुद्र की बाहों में सो रही थी। तो फिर यहाँ कैसे? रुद्र का ध्यान आते ही अन्या उचक जाती है। आखिर रुद्र उसे वापस छोड़कर कहाँ चला गया? वो हड़बड़ाते हुए उठती हैं और बाहर जाने वाली होती है कि कमरे के वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। अन्या पलटकर देखती है तो रुद्र अभी अभी शावर लेकर आ रहा था। अन्या झट से आगे बढ़कर एक बार फिर उसके गले लग जाती है। एक पल रुद्र भी उचक जाता है, लेकिन अन्या को देख वो शांत सा कुछ पल खड़ा रहकर एक शरारत भरे लहजे में कहता है, या तो मैं काफ़ी हैंडसम हो गया हूँ कि तुम मुझे बार बार गले लगाने का बहाना ढूंढ रही हो, या मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी रखी है। रुद्र की बात सुन अन्या हकलाते हुए उससे अलग होती हैं। अन्या की इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो रुद्र से नज़रें मिला सके। वो कहती है, नहीं वो आगे कहती उससे पहले रुद्र अपने गीले बालों को झटकते हुए कहता है, तुम्हारा नहीं, मैं वो का राग में बाद में सुन लूँगा। अभी तुम फ्रेश हो जाओ, लंच पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोल रुद्र वहाँ से अपने कपड़े लेने चेंजिंग रूम में चला गया। अन्या भी खुद की हरकतें पर झेपते हुए अपना चेहरा खुद के हाथों में छुपाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अब तो उससे सच में खुद पर ही शर्म आ रही थी। कुछ देर बाद अन्या भी शावर लेकर बाथरोब पहने बाहर आती हैं। वो जैसे ही आती हैं टेबल पर कॉफ़ी मग पकड़े अपने फ़ोन में ध्यान लगाए रुद्र पर जाती हैं। वो इस वक्त अन्या को इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि अन्या उससे देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी।
तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ आती है, जो अब भी अपने फ़ोन में देखते हुए कह रहा था, अगर तुम्हारा मुझे देखने से मन भर गया तो लंच कर सकती हो। रुद्र की बात सुन अन्या काफ़ी ज़्यादा एम्बरेंस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोन में देखते इंसान को कैसे पता चला कि वो उसे अब्रोक कर रही हैं। वो अपने मन में कहती हैं, सच कहते हैं सब ये अकरू राय चौहान की 2 आंखें नहीं 10-10 आंखें हैं, कहीं से कुछ भी देख लेते हैं। अन्या हकलाते हुए जल्दी से उसके पास जाती हैं और चेयर पर बैठ नज़रें झुकाकर चुपचाप नाश्ते करने लगती हैं। रुद्र अपनी कॉफ़ी का सिप लेते हुए बस अन्या को ही देख रहा था। वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर उठते हुए कहता है, शाम को हमें कहीं जाना है। फिर सामने रखे 2-3 पैकेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, पैकेट में तुम्हारे लिए शाम के लिए कपड़े हैं। कुछ मिनट में तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक हेल्पर आ जाएगी, वो तुम्हें रेडी कर देगी। बी वन टाइम। इतना बोल रुद्र जैसे जाने लगा। अन्या तुरंत खड़ी होकर पूछती हैं, लेकिन जाना कहाँ है? रुद्र उसकी आंखों में देखकर कहता है, वो तो शाम को पता चल जाएगा। इतना बोल रुद्र वहाँ से चला जाता है और अन्या अपने सोच में डूब जाती है। आखिर रुद्र उसे यहाँ क्यों लाया है और उससे कहाँ लेकर जाना चाहता है? सवाल तो काफ़ी थे अन्या के दिल में, लेकिन जवाब सिर्फ शाम होने पर ही मिलेगा। वक्त तो अब अन्या की बेसब्री बढ़ने लगी थी। रुद्र के जाने के बाद अन्या अब तक अपने सोच में ही डूबे उस पैकेट की तरफ बढ़ जाती हैं। उस पैकेट को खोलकर जब वो देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। उसमें एक लाल रंग की काफ़ी खूबसूरत साड़ी थी। देखने से ही साफ पता चल रहा था कि वो कोई आम साड़ी नहीं है, काफ़ी महंगी है। अन्या साड़ी को देख कर शाम के लिए काफ़ी एक्साइटेड फील कर रही थी। आखिर आज पहली बार रुद्र उसे कहीं अपने साथ लेकर जा रहा था। अन्या दूसरा भी पैकेट खोलकर देखती हैं। उसमें साड़ी से मैचिंग काफ़ी हेवी कुंदन का सेट था, चूड़ियाँ, सैंडल और भी काफ़ी कुछ था। सब एक से बढ़कर एक तभी वहाँ एक हेल्पर आती है और अन्या के आगे सिर झुकाकर उससे ग्रीट करते हुए कहती हैं, हेलो मैम, सर ने मुझे आपको तैयार करने के लिए भेजा है। अन्या उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाती है और उस हेल्पर की हेल्प से अन्या ने जल्दी ही साड़ी पहन ली। उसने ही अन्या का मेकअप और हेयर किया। करीब 2 घंटे में अन्या पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने जब खुद को मिरर में देखा तो वो लग ही नहीं रही थी, काफ़ी अलग लग रही थी। जैसे ही रुद्र कमरे में आता है, वो अपने सामने अन्या का ये रूप देख उसमें ही कहीं खो सा जाता है। आज फिर अन्या उसे किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। रुद्र बिल्कुल अन्या के पीछे खड़ा था और मिरर में उसका नक्शा देख रहा था और उसका अक्स देख अन्या इन सबसे बेखबर सिंदूर की डिब्बी उठाती है और उसे मुस्कुराते हुए अपनी मांग में सजा लेती हैं। रुद्र को अन्या की ये मनमोहक मुस्कान भर रही थी। उसका दिल तो अब अन्या को बाहों में भरने की चाहत जगा रहा था, लेकिन अभी उसे जहाँ जाना था उसके लिए वो लेट नहीं होना चाहता था। इसीलिए वो अन्या से अपनी नज़रें हटाकर कहता है, चले। अन्या रुद्र की आवाज़ सुन जल्दी से पीछे पलटी और अपने सामने बिल्कुल प्रिंस की तरह तैयार हुए रुद्र को देख वो उसे इडोर करने से खुद को रोक नहीं पाई थी। आज रुद्र ने भी ब्लैक कलर का 3 पीसेस सूट पहना था। वो हमेशा की तरह उसका क्रीम होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अन्या ने काफ़ी मुश्किल से हाँ में सिर हिलाया। रुद्र उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से तेज़ कदमों से निकल गया। अन्या भी जल्दी से अपना पर्स उठाकर वहाँ से रुद्र के पीछे चल दी। अन्या के दिल में काफ़ी सवाल थे कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं, लेकिन रुद्र से उसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। रुद्र अन्या के साथ नीचे आता है और अपनी कार में सबसे पहले अन्या को बैठाकर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। अन्या अंदर कुछ नर्वस फील कर रही थी। तभी कार होटल से बाहर निकलती है और अन्या की नज़र होटल के बोर्ड पर जाती है, जिसे पढ़ वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है। उसके मुंह से अचानक ही शौक से निकलता है, इंदौर। हाँ, इंदौर ये वही शहर है जहाँ अन्या ने अपने ज़िंदगी के हर अच्छे बुरे पल जिए थे। बचपन के नाटक के पल से लेकर जवानी के वो सादगी से भरे पल जहाँ बिताए थे। ये वही शहर है जहाँ वो रुद्र के साथ इस मजबूरी के रिश्ते में बंधी थी और आज वो वापस से उसी शहर में आ गई। ये
देख अन्या को अब घबराहट होने लगी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि आखिर रुद्र उसे वापस से इस शहर में क्यों लेकर आया है और वो लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। सब बातें सोचते हुए अन्या अपनी घबराई नज़रें उठाकर रुद्र को देख पूछती हैं, हम इंदौर क्यों आए हैं? रुद्र बिना अन्या को देखे अपने फ़ोन में लगे हुए कहता है, कुछ पुराने हिसाब निपटाने। रुद्र का ऐसा जवाब सुन अन्या अटपटे ढंग से उसे देखती है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहती। उससे पहले रुद्र बिना भाव के अन्या की तरफ मुड़ते हुए कहता है, और हिसाब क्या है? कुछ वक्त में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोल रुद्र वापस से अपने फ़ोन में लग जाता है। अन्या अब बेचैन हो जाती है, उसका दिल घबराने लगता है। वो अपने ठंडे पड़े हाथों को मसलते हुए वक्त बिताना का इंतज़ार करने लगती हैं। ये शहर की हवाएं अन्या के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थे। काफ़ी कुछ बीता था यहाँ, उसका वो दर्द से भरा अतीत जिसे वो अपनी नई ज़िंदगी में कहीं भूल चुकी थी, अब वापस से उसके सामने इस शहर का दीदार करते हुए वापस आ रहा था। करीब 1 घंटे के बाद कार एक होटल के बाहर रुकती है। होटल को देख पता चल रहा था कि उसे किसी की शादी के लिए सजाया हुआ था, लेकिन किसकी? रुद्र उसे शादी में क्यों लाया था? रुद्र के आगे पीछे वाली गाड़ी में उसके सारे बॉडीगार्ड्स निकल रुद्र की कार को कवर कर लेते हैं। रुद्र की कार होटल के अंदर जाती है और उस गेट के आगे रुकती हैं जहाँ शादी के हॉल के एंट्रेंस था। अन्या अब तक काफ़ी सारे सवालों से घिरी हुई थी। वो असमंजस में सिर्फ रुद्र को देख रही थी। तभी रुद्र की कार का दरवाज़ा जियान आकर खोलता है। रुद्र अपने रौबदार औरे के साथ कार से निकलता है। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि किसी को भी अपने आगे झुका दे। रुद्र कार से निकल सीधा अन्या की तरफ आता है। एक गार्ड उसका दरवाज़ा खोलता है। रुद्र भी बड़े अदब से अन्या को अपना हाथ आगे बढ़ाकर बाहर आने का इशारा करता है। रुद्र अब तक उसके लिए एक गुत्थी बन चुका था। अन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी बाहर देखती तो कभी रुद्र को, तो कभी उसके हाथ को जिसे रुद्र पकड़ने का इशारा कर रहा था। अन्या भी एक ठंडी आह भरते हुए बिना कुछ सवाल किए चुपचाप रुद्र के हाथ में अपना हाथ दे देती है और कार से बाहर आ जाती है। कुछ दूर चलते ही जैसे एक 50-55 साल का आदमी अपने सर पर पगड़ी बांधे रुद्र के सामने हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हुए कहता है, सर, आप हमारे बेटे की शादी में शामिल होने आए हैं। ये हमारे लिए ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। आइए सर, अंदर आइए। रुद्र बिना किसी भाव के हाँ में इशारा करता है। वो आदमी कुछ दूर चलकर एक दूसरे आदमी को अपने पास आने के लिए किसी को कहते हैं। लड़के का बाप जिसे रुद्र का स्वागत किया था, वो उन्हें काफ़ी आदर सत्कार के साथ आगे वाली सीट पर बिठाता है। तभी वो आदमी लड़के के पिता के पास आता है और आता हुआ काफ़ी अदब के साथ कहता है, आपने बुलाया सैनी साहब? ये सवाल सुन अन्या, जिसकी नज़र नीचे थी, वो झट से ऊपर हो जाती है और अपने सामने खड़े आदमी को देख दुगना हैरानी के साथ अपनी आंखें बड़ी कर लेती हैं। ये और कोई नहीं मिस्टर शैलेश राठी थे। मिस्टर सैनी, लड़के का पिता रुद्र की तरफ इशारा करते हुए काफ़ी इज्जत के साथ कहते हैं, हाँ, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर रुद्र राय चौहान, हमारे ख़ास मेहमान। ध्यान रखिएगा राठी साहब, इन्हें कोई चीज़ की दिक्कत ना हो पाए। शैलेश जी तो अपने सामने रुद्र को बैठे देख काफ़ी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर सैनी जी से रुद्र का क्या रिश्ता है और वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उनकी नज़र रुद्र के बगल में बैठी अन्या पर जाती है, जिसे देख उन्हें अपनी बेइज्जती याद आ जाती है। किस कदर अन्या ने उनकी दिव्यंका की किस्मत खुद छीनकर शान से बैठी हुई है। यह सब याद कर उनके अंदर खून उबलने लगा था। अभी वो कुछ कर नहीं सकते थे। ये सब याद कर उनके अंदर खून उबलने लगता था। अभी वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी में कोई अड़चन नहीं चाहते थे। उनकी इस बेइज्जती के बाद काफ़ी मुश्किल से उन्हें अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला था, इसीलिए वो चुप रहे और अन्या को बस अपनी आंखों से बद्दुआ देते हुए वहाँ से चले गए। अन्या अपनी नज़रों की करवाहट साफ साफ महसूस कर रही थी। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। तभी उसे याद आता है, अगर मिस्टर शैलेश राठी की बेटे की शादी है तो उसके मम्मी पापा भी यहीं होंगे।
उसकी नज़र साइड में खड़े अपने मम्मी पापा पर जाती है जो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। अन्या की आंखें उन्हें देख भीग जाती हैं। आखिर 4 महीने के बाद वो उन्हें देख रही थी। वो अपने मन में जैसे उन्हें पुकारती हैं, उसके मम्मी पापा जैसे अपनी बेटी की आवाज़ जैसे सुन लेते हैं। दोनों की नज़र एक साथ सामने जाती है। उन्हें तो पहले यकीन नहीं होता है कि उनकी बेटी उनके सामने है। अन्या से अब रहा नहीं जाता। वो बस अपने पापा के सीने से लग अपने हर दर्द को बयां करना चाहती थी। उसने उसके सीने से लिपट खुद को महसूस करना चाहती थी। अन्या जैसे ही उनके पास जाने वाली होती है, रुद्र उसके बाजू पकड़ शांत स्वर में कहता है, कहाँ जा रही हो? अन्या अपनी आंसुओं से डबडबाई आंखों से रुद्र को देख सामने की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो पापा मम्मी, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़ जाने दीजिए ना, प्लीज़ बस एक बार। रुद्र को अन्या की आंखों के आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो आगे अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर अन्या के गालों पर आए आंसुओं को साफ करता है। तुम शायद भूल रही हो कि मैंने शादी के बाद क्या कहा था और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था। रुद्र ने शादी के वक्त कहा था, शादी हो गई बस, आज के बाद नहीं, अब इस परिवार से हमें कोई मतलब होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में भी कुछ यही लिखा था। अन्या ने जब से गई है, उसने सिर्फ एक ही बार अपने पापा से बात की थी, वो भी दिग्विजय जी की परमिशन से। उसके बाद सिर्फ याद किया। ये सारी बात याद कर अन्या रुद्र को काफ़ी विनती भरे लहजे में कहती है, बस एक बार। रुद्र अन्या के बचे हुए आंसू पोंछकर कहता है, आंसू साफ कर लो, तुम यहाँ वर्मा परिवार की बेटी के हैसियत से नहीं बेटी हो, तुम अब चौहान परिवार की बहू होने के नाते बेटी हो। इसीलिए उस रुतबे को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। रुद्र के लास्ट के शब्द में एक वार्निंग भी छुपी थी जिससे अन्या समझ रही थी, इसीलिए वो चुपचाप वहीं बैठी रही। वहीं केवेंद्र जी भी जैसे आने को हुए कि पीछे से सारिका जी भी उनका हाथ पकड़ उन्हें रोकती आंसू, जिससे केवेंद्र जी एक तड़प भरी आवाज़ में कहते हैं, आंसू सारिका जाने दो, मुझे मेरी गुड़िया, मेरा इतने पास आंसू, एक बार उन्हें सीने से लगाना है मुझे। सारिका जी अपने कलेजे को पत्थर रखकर न सिर्फ हिलाते हुए कहती हैं, नहीं जी, आप नहीं जा सकते, आप भूल रहे हैं दामाद जी ने शादी के बाद क्या कहा था। अगर आप गए तो कहीं मेरी बेटी का इतनी मुश्किल से बसा बसाया घर कहीं बिखर ना जाए। सारिका जी की बात सुन केवेंद्र जी दुखी लहजे में कहते हैं, लेकिन सारिका बेटी है वो मेरी, अपने कलेजे के टुकड़े को इतने पास देख, ऐसे मुझसे रुका नहीं जाएगा। सारिका जी आगे बढ़ केवेंद्र जी का हाथ कसकर थामते हुए कहती हैं, आपके टुकड़े को कहीं आपका न रुकना महंगा न पड़ जाए। फिर सामने की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, देखिए ना आपके टुकड़े को कोई कितने प्यार से सींच रहा है। केवेंद्र जी सामने देखते हैं जहां रुद्र अन्या के आंसुओं को पोंछ रहा था और कसकर उसका हाथ पकड़कर बैठा था। ये देख केवेंद्र जी को कुछ राहत मिली और खुद को रोकने का हौसला। वो अपने टुकड़े के पास जाकर उससे उसकी बनी बनाई खुशियाँ नहीं छीन सकते थे। केवेंद्र जी के लिए आज काफ़ी मुश्किल समय था। उनकी नज़र ही नहीं हट रही थी अपनी गुड़िया से। सारिका जी भी अपनी बेटी से कि ये रुतबा देख काफ़ी खुश थी। तभी वहाँ दुल्हे की एंट्री होती है। वो स्टेज से पहले रुद्र के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ उसके आगे सिर झुकाता है। ये देख वहाँ खड़े सारे लोग हैरान थे, खासकर शैलेश राठी। ये देख वहाँ के सारे लोग हैरान थे, सबसे ज़्यादा शैलेश राठी, जिन्होंने अपने जमाई की शान और शोहरत का वाक़या सारे समाज में कर रखा था। आज वो रुद्र के सामने सिर झुका रहा है। उन्होंने रिश्ता सिर्फ चौहान परिवार की बराबरी को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए सोच में जोड़ा था, लेकिन आज वही उनके आगे झुक रहा है। ये उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था। शैलेश राठी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो ऐसे लग रहा था एक पल में किसी ने उन्हें आसमान में उड़ान भरते हुए पंख दबोचकर सीधा नीचे ज़मीन में फेंक दिया। दुल्हा रुद्र को सिर झुकाकर काफ़ी अदब से कहता है, सर आप यहाँ आए मेरे लिए फॉर्च्यून की बात है। रुद्र बिना किसी भाव के बस हल्का सा अपना सिर हिला देता है और अपने हाथों से जियान को कुछ इशारा करता है। जियान आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़ा
बुके उसे देता है। दूल्हा भी आदर के साथ उसे स्वीकार करता है और साथ में ही अपना सिर दोबारा झुकाकर रुद्र के पास बेटी अन्या को भी ग्रीट करता है। अन्या को ये काफ़ी अजीब फीलिंग देता है। उसे समझ में नहीं आता आखिर वो रिएक्ट कैसे करे, इसलिए वो बस हल्का मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। दूल्हा वापस मुड़कर स्टेज पर चला जाता है, लेकिन वहीं शैलेश राठी अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। रुद्र के आगे सिर झुकाना उनके लिए हैरानी थी, लेकिन अन्या के आगे सिर झुकाना उसके लिए अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बराबर थी। आखिर जिस लड़की को वो अपने अपने सामने खड़े होने लायक नहीं समझते थे, हमेशा खुद की बेटी के पीछे रखने की कोशिश की, आज उनके होने वाली जमाई ने उसके आगे सिर झुका। इसका मतलब साफ था कि अब अन्या का रुतबा उसकी बेटी के ऊपर रहेगा, उनकी बेटी तक तो उसके आगे झुकना होगा। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में इस बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि सुजाता जी आगे बढ़ उन्हें रोक कर कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं? शैलेश से गुस्से में पड़ाते हुए कहते हैं, सैनी साहब से जवाब मांगने। आखिर जब उनका इतना रुतबा है तो वो इस रुद्र राय चौहान के आगे कैसे झुक सकते हैं? मुझे जाना है, आखिर उनकी औकात इनके आगे ऐसी कैसे हो सकती है? सुजाता जी शैलेश जी के गुस्सा देख तो एक पल के लिए डर सी गई, लेकिन उसकी बात सुन वो उन्हें समझाते हुए कहती हैं, आप पागल हो गए हैं? ये कोई वक्त है इन जैसे सवालों का? आपको क्या पता है ना आपको, अगर सैनी साहब को आपके सवाल से ज़रा भी ठेस पहुंची तो वो कहीं बारात वापस न ले जाए। ये हमारी बेटी और हमारे बच्चे कुची इज्जत के लिए ज़रा भी गवारा नहीं है। वो दोबारा बारात लौटने की बेचैनी का मंजर नहीं झेल सकते थे। वैसे भी दिव्यंका के मंडप से भागने के बाद उसकी पहली बेटी दिव्या के रिश्ते में काफ़ी रुकावट आ चुकी थी, इसीलिए वो अभी शांत ही रहना ही बेहतर समझ रहे थे। वहीं अपनी बेटी अन्या का रुतबा देख केवेंद्र जी और सारिका जी काफ़ी खुश थे, लेकिन बेटी के उतने पास होकर भी उसे सीने से न लगा पाने की मजबूरी उन्हें अंदर ही अंदर खल रही थी। अन्या काफ़ी हैरान थी यह सब देखकर। उसके अब तक समझ नहीं आ रहा था आखिर रुद्र करना क्या चाहता है, क्योंकि वो इतना तो समझ गई कि वो उससे इतने दूर यूं ही तो नहीं लाया होगा। वो बार बार उसके चेहरे को देख रही थी, जो भावहीन के साथ काफ़ी शांत था, लेकिन उसकी आंखें कभी कुछ अलग ही बयां कर रही थी। उसकी शांति उसकी आंखों में नहीं दिख रही थी। अन्या ये सब देख काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी थी। अब आगे वक्त का इंतज़ार करने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। स्टेज पर दूल्हा बैठ गया, सबकी नज़र दूल्हे पर थी। सुजाता जी सारी औरतों के साथ मिलकर दूल्हे का स्वागत करती हैं। सब खुश थे। शैलेश राठी परेशान थे, लेकिन हालत के आगे काफ़ी मजबूर थे। कुछ ही देर में दिव्या की एंट्री हुई, सबकी नज़र उस पर टिक गई। आज दुल्हन के जोड़े में वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। अन्या भी बारे से गौर से सब देख रही थी। शादी वाले माहौल में आकर अन्या को खुद की शादी याद आ गई। कैसे वो न खुश थी न खुद की मर्जी इस मजबूरी के रिश्ते में बंधी थी। दिव्या जितनी अपनी शादी में खुश हैं और हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रही है, वही अन्या को ये सारे पल जीने तक का वक्त नहीं मिला। उसे तो ये तक याद नहीं कि वो कैसे पल भर में एक आम लड़की से मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान बन गई। ऐसी बातें सोचते सोचते अन्या की आंखों में कुछ नमी सी छा गई। अन्या जो दिव्या की खुशी देने में बिजी अपने ख्यालों में खुद ही शादी याद कर रही थी, वहीं रुद्र सिर्फ की नज़र अन्या पर ठहरी हुई थी। उसके चेहरे पर आते जाते खुशी, गम, दुख, सारे आते जाते भाव को देख रहा था। कहीं ना कहीं वो भी उसकी अनचाहे जज्बात समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर एक लड़की खुद की शादी के लिए कुछ न कुछ सपने जरूर सजोती है, जो अन्या के इस मजबूरी के रिश्ते में कहीं अधूरे से रह गए। दिव्या अब तक स्टेज पर दूल्हे के सामने खड़ी थी। दोनों के हाथ में वरमाला थी। दिव्या काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। पंडित जी के मंत्र उनके बीच दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाने को कहा। सबसे पहले दिव्या ने वरमाला दूल्हे को डाला। सबने खुशी खुशी तालियां बजाई, लेकिन जैसे ही दूल्हे की बारी आई, वो दिव्या के गले में डालने ही वाला था कि ग्लास टूटने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुन सबकी नज़र उस ओर जाती है। एक वेटर से गलती से सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास अन्या के पास गिरता है, जिससे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के छींटे
उसके साड़ी में लग जाते हैं और साथ ही कांच का गिलास उसके पाँव के पास फूट जाता है। अन्या इस एक्शन से डरकर खड़ी हो जाती है। रुद्र भी अन्या को देखने लगता है। जियान आगे बढ़कर चेक करता है। तब तक दूल्हा भी अपनी वरमाला छोड़कर अन्या के पास दौड़कर उसके पाँव के पास बैठ जाता है और चेक करते हुए कहता है, मैम आपको कहीं लगी तो नहीं? सैनी साहब खुद उनके पास आकर चेक करते हैं। शैलेश राठी को अब अपनी इज्जत तार तार होते नज़र आ रही थी, क्योंकि उसकी बेटी को सब स्टेज पर छोड़ खुद उनके होने वाला पति अन्या के पाँव में गिरा था। वो आगे कुछ बढ़कर कुछ कहते उससे पहले ही सैनी साहब गुस्से में उन्हें देखकर कहते हैं, ये क्या तरीका है राठी साहब, आपने कैसा इंतज़ाम किया है? यही आपकी शान और शौकत। देखिए हमारे इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट को आपकी लापरवाही से कष्ट पहुंचा। हमारी इज्जत आपकी वजह से उनके सामने छोटी पड़ गई। शैलेश राठी उनकी बात सुन दंग रह गया। तभी दूल्हा आगे बढ़कर गुस्से में शैलेश राठी को देख एक वार्निंग टोन में कहता है, जब आप हमारे आए हुए गेस्ट की आओ भगत अच्छे से नहीं कर सकते तो अब मुझे लगता है कि हमारे इस रिश्ते के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। दूल्हे की बात सुन सब हैरान हो गए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वे में रिश्ते को चुनौती दे रहा था। अन्या ये देख काफ़ी घबरा गई। उसकी वजह से ये आफत देख वो आगे बढ़ कुछ कहने ही वाली थी कि रुद्र शांत लहजे में कहता है, रिवान शांत हो जाओ, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते थोड़ी तोड़ते हैं। रुद्र की बात एक तरह से वार्निंग जैसी थी। वो इस वक्त सिवाय रिवान को किसको समझा नहीं आ रही थी। रिवान रुद्र की बात सुन शैलेश राठी की तरफ देख काफ़ी कड़क लहजे में कहता है, ठीक है सर, लेकिन एक शर्त पर कि आपको मैम से अपनी लापरवाही भरी इंतजाम के लिए माफ़ी मांगना होगा। ये सुन तो शैलेश राठी का गुस्सा फूटने वाला था। वो मरना कबूल कर सकते हैं लेकिन अन्याय के आगे सिर झुकाना नहीं। वो गुस्से में आगे बढ़ने हैं कि सुजाता जी वापस से उनका हाथ पीछे पकड़कर उन्हें देख सिर हिलाती हैं। फिर खुद आगे बढ़कर माहौल को शांत करने के लिए काफ़ी नरम भाव से कहती है, देखिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, ये छोटी मोटी भूल चूक तो हर शादी में हो जाती है, इससे आप लोग कृपया अपने दिल पर ना लें। फिर अन्या की तरफ देख काफ़ी प्यार से कहती है, बेटा आपको तो कहीं चोट नहीं लगी? भले ही शैलेश राठी ने अन्या के साथ कितना रूखा व्यवहार किया हो, लेकिन सुजाता जी उसे अपनी बेटी जैसा लाड दिया था, इसीलिए अपनी मासी माँ की ममता पा अन्या नम आँखों से जल्दी में नाम में सिर हिलाती हैं। सुजाता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो फिर हम सब शादी की विधि आगे बढ़ाएं। सब अब शांत हो चुके थे, इसीलिए सबने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र अन्या वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। वहाँ की सफाई कर दी गई जल्दी से और टिश्यू से भी अन्या ने अपनी साड़ी साफ कर ली। रिवान भी वापस से स्टेज पर आ गया और वरमाला की विधि संपन्न हुई। लेकिन अब दिव्या का मूड बिल्कुल भी उतर चुका था। रिवान का बिहेव देख साफ उसे अपनी औकात पता चल रही थी। वो चाहे कितना भी अमीर हो, लेकिन उससे चौहान परिवार के आगे झुकना ही होगा। अब तो शैलेश राठी की कही गई अपने जमाई की शान सबके आगे छोटी पड़ती नजर आ रही थी, जिसकी वजह से अब समाज में उनके हंसी टिटोली होने लगी थी, जिससे सुन शैलेश राठी आग बबूला हो रहे थे। वहीं रुद्र मन ही मन शैलेश राठी को यूँ घुटते देख और साथ ही अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ते देख भी मजबूर बने हुए देख एक अपने ही कहीं जीत दर्शा रहा था। रुद्र अपने मन ही मन शैलेश राठी को देख कहता है, तुम्हें क्या लगा चौहान परिवार की इज्जत इतनी सस्ती है कि तुम जैसा जमीन का कीड़ा उसके साथ खेल सके? खेलूंगा तो अब मैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे झूठे रतबे, तुम्हारी हिम्मत को यूँ टुकड़ों में तोड़कर। इतना सोच रुद्र के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा जाती है। वो अपने सामने बैठे रिवान को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद रिवान एक नज़र घड़ी में देख हाँ में सिर हिलाता है। रुद्र अपने हाथों के 2 उंगली से जियान को कुछ इशारा करता है, जिससे भाप कर जियान भी वहाँ से चला जाता है। अब वरमाला का फंक्शन लगभग ख़त्म हो चुका था। अब दूल्हा दुल्हन को शादी के लिए जाना था, लेकिन तभी वहाँ की लाइट अचानक गायब हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और एक सीधी फ्लैश लाइट की रोशनी रिवान के साइड बने पर्दे पर दिखाई देती है, जो सबको और भी ज़्यादा हैरान कर देती है। तो क्या था दोस्तों उस साइड वाली लाइट पर, जानेंगे अगले पार्ट में। तो आपको ये कहानी कैसी लग रही है? आप अपने कमेंट ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। धन्यवाद।